नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है वायदा बाजार के ट्रेंडिंग शेयर्स को लेकर। निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी हम आपके सामने इसी कार्यक्रम के जरिए रखते हैं। आज के मेहमान हमारे साथ राहुल शर्मा हैं जो कि जेएम फाइनेंशियल से हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस समय क्या किया जाए, अलग अलग स्टॉक्स में उनका व्यू पॉइंट क्या है। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। पहले मोटा मोटी बाजार समझ लेते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने उतारेंगे, फिर राहुल जी से चर्चा को शुरू करेंगे। तो पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ रही है। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर के आसपास है। बैंक निफ्टी ने फिर से नया रिकॉर्ड हाई आज बना दिया। तो बैक टू बैक 10 दिन के अंदर तीसरी बार का अटेम्प्ट है जब मार्केट बैंक निफ्टी कम से कम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसने 42,500 के आसपास अभी आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी की जो तेजी है वो बहुत जोर की है और बहुत जोरदार तेजी है। इससे जो पुट कॉल रेशियो है वो थोड़ा ओवरबॉट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी हमने आपको नोटिस करवाया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी चल रहे हैं करीब 1.25% के आसपास, लेकिन जैसे 1.5% के आसपास चलेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा कम है तो इसको हैवी, मतलब इसको ये माना जाएगा कि हम ओवरबॉट हो गए हैं। वैसे 1.5% ओवरबॉट नहीं होता, लेकिन विक्स डाउन है इसलिए 1.5% ओवरबॉट दिखेगा आपको। सरकारी बैंक आईटी में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। दबाव में आज मेटल और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स हैं, ये आपको आज दबाव में दिखेंगे। आते हैं इंडिया विक्स पे, लास्ट में ये 15 के आसपास चल रहा है। हालांकि उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितना बाजार जिस रेंज में चल रहा है, लेकिन फिर भी आज 4% का मूव दिखाया है। बाजार में विक्स का अति टूटना और अति बढ़ना दोनों ही खतरनाक होता है। ये अति टूट गया था, 14 के आसपास आ गया था और अब देखते हैं वापस यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक तो दिखा रहा है, लेकिन अभी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक संभाविक है, एक रिएक्शन है और उसके बाद ये दिक्कत तब बढ़ेगी जब आपके 18 साढ़े 18 के ऊपर आएंगे, तब आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर, रिपोर्ट कार्ड के जरिए एक बार कल के मेहमान जो हमारे थे उनका एक बार प्रशांत सावंत, उनका एक बार शेयर्स का व्यू पॉइंट यानी कि कितना रिटर्न्स आपको दिए एक बार वो देख लेते हैं, फिर राहुल जी से चर्चा को शुरू करते हैं। गुजरात गैस के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसके अंदर आज भी आप देख रहे होंगे मोमेंटम बना हुआ है, तो वहां से आपको 3% तक का कम से कम रिटर्न मिला होगा प्रशांत सावंत की इस कॉल से। उन्होंने एचएएल के बारे में भी रिकमेंडेशन दी थी आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के बारे में। आज ये शेयर वापस से बाइंग लिस्ट में है और कल भी इसने अच्छा मूव दिया था। एसबीआई को लेकर उनका कुछ निजी बड़े बैंकों को लेकर व्यू पॉइंट अभी भी स्ट्रॉन्ग था, तो एसबीआई को लेकर उनका व्यू पॉइंट था करीब 1.5% का रिटर्न वहां से भी आपको आया होगा। एक्सिस बैंक भी उनकी सूची में था, 850 रुपए के आसपास का कल का भाव है जहां पे दिया गया था और 1.5% तक का रिटर्न वहां से भी मिला होगा। तो कुल मिला के एचएएल से, एसबीआई से, एक्सिस बैंक से, गुजरात गैस से, ये 4 शेयर हमने आपके सामने रखे। कल 6 शेयरों की चर्चा हुई थी, हमने आपको लास्ट में बताया भी था कि 6 शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। जो 2 शेयर छूटे हैं या तो अपने स्टॉप लॉस के पास होंगे, या तो उनमें ना ही टारगेट ना ही स्टॉप लॉस कुछ लगा होगा, या तो 1% का मूव भी नहीं दे रहे होंगे, किसी न किसी वजह से वो सिस्टम से बाहर हैं। खैर, अब आप देख रहे हैं निफ्टी का व्यू पॉइंट। अब राहुल जी से ये समय हो गया पता करने का कि इस समय क्या किया जाए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज ओपन इंटरेस्ट बेहद बेहद कम है। ये आज नहीं, पिछले 3-4 दिन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ ही नहीं रहा मार्केट का। विक्स डाउन होने की वजह से जो गैप आपको मिलता है बस वही आपकी रेंज बन जाती है। आपको 2-2.5 घंटे का काम होता है, आप करके आते हैं, इंडेक्स वहीं का वहीं रहता है, कहीं नहीं डुलता है, कहीं हिलता डुलता कुछ नहीं करता। तो फिलहाल 18,200 तोड़ नहीं रहा, 18,450 के ऊपर क्लोज कर नहीं रहा। ये रेंज बनी हुई है। किस तरफ जा रहा है मार्केट, आगे कैसे करेगा ट्रेड, ये राहुल जी से एक बार पता कर लेते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आप जरा देख के बताएंगे, करीब 7% का महीने भर का रिटर्न, विक्स, पीसीआर और साथ ही इसका मोमेंटम चेक करके जरा बताइए कि बैंक इस समय, माफ कीजिए, निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। नमस्कार डिम्पी जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, वो एक फेमस कहावत है, बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। तो देखिए, जो हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए। 42,500 से लेके 43,000 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता है। हमने पिछले वीक आपके शो पर 43,000 के टारगेट्स दिए थे बैंक निफ्टी में, बखूबी चली है बैंक निफ्टी। बट मेरे हिसाब से अब यहाँ पर हल्का होने का समय है। शॉर्ट करने का की राय तो नहीं रहेगी, लेकिन डेफिनेटली आपके पास जो भी लॉन्ग्स है उनमें प्रॉफिट बुक करे। पैसा वही जो आपने घर पर लिया। मेरे हिसाब से क्लियरली बैंकिंग इंडेक्स में इंडिकेशंस आ रहे हैं डेरिवेटिव डेटा को देखकर, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखिए निफ्टी में पिछले 2-3 सेशन से जो थोड़ा थोड़ा दबा हुआ मूव आ रहा है, वो डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें आवरली चार्ट्स पर खास करके, तो बेरिश डाइवर्जेंस आवरली चार्ट्स पर निफ्टी पर भी बन रही है।
तो हो सकता है निफ्टी के अंदर भी एक कूलिंग ऑफ देखने को मिले। कूलिंग ऑफ में हम गैप फिल करने नीचे आ सकते हैं। जो एक गैप हमने फ्राइडे को बनाया था 11 नवंबर को, ये गैप फिल होता है अगर निफ्टी एक बार 18,000 की तरफ नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि 400 पॉइंट का करेक्शन अगर आ जाता है तो एक गैप फिल होगा। तो फिलहाल निफ्टी में भी लाइट रहने की राय रहेगी। निफ्टी में शॉर्टिंग के लेवल्स कब आएंगे? देखिए निफ्टी अगर 18,300 का लेवल तोड़ता है और अगर हमें आज के दिन उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो निफ्टी में शॉर्ट्स एक्टिव होंगे का टारगेट रहेगा और ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 18,450 का। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में क्लियरली यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की राय है। दोनों इंडाइसेस में थोड़ा कॉशियस स्टांस है। ओके ठीक है, हम अभी आपके पास आते हैं वापस लौट के राहुल जी, और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आज एक शुभ घड़ी है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के लिए, क्योंकि उनकी शानदार लिस्टिंग हुई, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे थे। और बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD डॉक्टर नरेश तेहरान हमारे साथ हैं, और साथ ही ग्रुप CEO पंकज साहनी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तेहरान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपके शानदार कंपनी की लिस्टिंग की सर। आज निवेशकों ने जो कॉन्फिडेंस आपने निवेशकों के ऊपर रखा और निवेशकों ने जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, ये दोनों को ही मैं बधाई दूंगा। और करीब 20% तक का रिटर्न तो ओपनिंग में ही मिल गया। डॉक्टर तेहरान, मैं इसी के साथ शुरू करूंगा। जब पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी कि इस पैसे का जो आप जुटा रहे हैं, एक बार मेरे को वापस से बता पाएंगे कैसे कैसे किस किस रूप में खर्च करेंगे? अब तो फाइनली जुटा भी लिया, लिस्ट भी होगी कंपनी से। तो ये सवाल ऐसा है कि हमने जो 500 प्राइमरी लिया है उसको मेनली जो हमने ऑलरेडी RHP में डिक्लेयर किया हुआ है कि उसमें से 375 करोड़ तो हमारी जो डेट को रिटायर करना है पूरा, क्योंकि हमारी नेट डेट जो है वो 300 के करीब है। तो एक तो वो हो जाएगा, बाकी हमारी जो बैलेंस शीट है वो और भी मजबूत हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो एंड ऑफ 2009 से शुरू हुई थी एक हॉस्पिटल से गुरुग्राम में, और वो मेडिसिटी के माध्यम से हमने 5 अब हॉस्पिटल्स बनाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि जो हमने सफलता पाई गुरुग्राम में और जो हम दुनिया ने रिकग्नाइज किया कि जो ये मॉडल था कि सब स्पेशलिटीज, सबसे दुनिया के लेवल की स्पेशलिटीज एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, कि जब पेशेंट मेदांता आए तो उसका आउटकम जो है, क्योंकि सारे इकट्ठे मिलके उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी डिजीज को डील कर सकते हैं, कि उनका आउटकम बहुत अच्छा निकला। ये पब्लिक ने भी अप्रिशिएट किया, हमारे कॉलीग्स ने भी अप्रिशिएट किया। तो उसके माध्यम से आज के दिन 5 तो फंक्शनल हॉस्पिटल्स हैं। यूपी में लखनऊ में 1000 है, पटना में 650 का है, रांची में है, इंदौर में है, और नोएडा में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो इसीलिए ये जो हमारे में विश्वास दिखाया गया पेशेंट्स ने, जिसके माध्यम से ये हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आज के दिन इन्वेस्टर्स ने ही उसी तरह हमारे में विश्वास किया है। तो ये स्टोरी चलती जाएगी। और क्योंकि जो हमारा ये विश्वास है कि जैसे आज के दिन लास्ट 10 सालों में 6 हॉस्पिटल बन गए, इसी तरह हम वहीं ये स्टैंडर्ड ले जाएंगे जहां हमारी जरूरत है। तो ये बढ़ती जाएगी कहानी आने वाले टाइम में। और ये हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पेशेंट सेंटर पॉइंट है, कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट सबसे उत्तम तरीके की हो, और दूसरा है कि जितनी अफोर्डेबल कॉस्ट हो उतना अच्छा है। तो ये मॉडल काफी अच्छा एस्टैब्लिश हुआ, इसने हमें काफी रिटर्न दिया। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने भी हमने विश्वास करके हमारे को सपोर्ट दिया, और इसी सिस्टम को उसी प्योरिटी से, उसी इंटेग्रिटी से, उसी पेशेंट सेंट्रिसिटी से हम बढ़ाते जाएंगे। और आने वाले टाइम में हमें ये खुशी है कि हमारे साथ 3 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स जुड़े हैं आज, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम निभाएंगे। जी डॉक्टर तेहरान, एक छोटा सा सवाल मेरे आपसे आया, उसके बाद फिर मैं पंकज से पूछूंगा एक सवाल।
फार्मेसी कारोबार ना आजकल हॉस्पिटल के साथ काफ़ी अटैच्ड है और काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल चेन्स ने इसको एक सेपरेट बिजनेस के तौर पर स्टेब्लिश भी किया और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, काफ़ी अच्छा बिजनेस जमता भी है। सर, मैं एक बार आपसे भी पता करना चाहता हूँ, टिपिकली फार्मेसी बिजनेस को लेकर इस पे आपका कुछ प्लान है? आप कुछ इसको बड़े लेवल पे प्लान करना चाहते हैं? इसमें अब ऑफलाइन और ऑनलाइन फार्मेसी दोनों तरह की बिजनेस है, ऐसा कुछ आपके माइंड में आपके थॉट प्रोसेस में है सर? तो ओपीडी फार्मेसी जो हमारी थी उसको तो हमने ऑलरेडी एक सेपरेट सब्सिडरी में ले लिया है। अब इसकी डिटेल्स आपको पंकज जी दे सकते हैं ज्यादा डिटेल में। तो पंकज, कैन यू आंसर दैट? जी, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो ओपीडी फार्मेसी की जो सर्विसेज हैं मेदांता में, वो ऑलरेडी हम आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में करीब 50 करोड़ के आसपास की इनकी जो रेवेन्यू हुई थी, काफी अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है इस फार्मेसी बिजनेस में। तो हमने जो सोचा है कि आगे जाके भी हम इस बिजनेस को देखते रहेंगे कि किस तरीके से हमको ये फार्मेसी एक्सपेंशन करनी है। आज की तारीख में जो हमारी फार्मेसीज हैं वो खासकर हमारे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग शहरों में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अलग अलग प्रदेशों में देखते जाएंगे कि जनता को, पेशेंट्स को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेदांता में हम ये जरूर मानते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो सिर्फ एक फार्मेसी से या एक टेक्नोलॉजी से नहीं दी जाती। हेल्थ केयर जो है वो एक डॉक्टर और पेशेंट का जो जुड़ाव है उसी से बनी रहती है। उसमें जो विश्वास आता है पेशेंट को डॉक्टर और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसी जो विश्वास को आगे ले जाने के लिए हमारी ये आशा होगी कि हम वो ज्यादा से ज्यादा मरीजों की सेवा करें। हमारी ये आशा होगी कि सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि मरीज हॉस्पिटल आए, लेकिन हम मरीज के घर के पास जाएं। और ये जो डॉक्टर पेशेंट की जोड़ी बनाए रखने के साथ हम जितनी ज्यादा पेशेंट की सेवा कर सकते हैं, चाहे वो फार्मेसी सर्विसेज में हो, रिटेल फार्मेसी में या ऑनलाइन फार्मेसी, या फिर वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज में हो, या फिर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं टेली कंसल्टेशन, या जो आगे की भी टेक्नोलॉजीज आए हैं जिससे रिमोट केयर जिसे हम बोलते हैं, दूर से जो डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है। ये सारे तरीके के इलाज, सारे तरीके के जो बिजनेसेस हैं, हम इनको स्टडी करेंगे, इनका इवैल्यूएशन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि पेशेंट के लिए क्या उचित है, मेदांता वही करेगा। ओके पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। डॉक्टर तेहरान, आपसे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप इसी तरह से ग्रो करें और काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन करें। उम्मीद करते हैं ये आगे ज़रूर हो रहा हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। खैर, ग्लोबल हेल्थ की लिस्टिंग हुई आज 25% के गेन के साथ, यानी कि अगर आपने पैसा लगाया तो होगा तो आपको आज 85 रुपये का गेन में फर्स्ट डे ही आपको मिल रहा होगा। अब राहुल शर्मा से वापस जुड़ने का समय हो गया। राहुल जी ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी चल तो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट भी हुआ है। आप शॉर्ट करें ना करें, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, ये उनकी राय है। अलग अलग स्टॉक्स पे आते हैं। पहले तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, बलरामपुर चीनी, आज मैं सुबह इसके चार्ट देख रहा था, काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखा रहा था ये। और दूसरा है कोटक बैंक। राहुल जी, दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए। एक तो खैर इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ शुगर है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए एकदम से इनमें स्पार्क आ गया। ये तो कमोडिटी प्ले है। लेकिन बलरामपुर का जो डाउन साइकिल था, इनके डाउन स्लोप था, वो उसका ब्रेकआउट हो गया था कल ही, और आज भी मूव अच्छा है। और दूसरा कोटक। सर दोनों को जरा चेक कर लीजिए, आप कैसे लग रहे हैं आपको ये शेयर? जी हाँ, देखिए दोनों स्टॉक्स में से बलरामपुर चीनी प्रेफर्ड पिक रहेगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर टेलविंड्स है शुगर स्टॉक्स के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 380 तक के टारगेट्स बलरामपुर चीनी में आने चाहिए ये मूव में। तो इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। 350 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बाय कीजिए। 380 385 तक के लेवल्स मुझे लगता है मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक कोटक बैंक का सवाल है, मेरे हिसाब से कोटक बैंक को यहाँ पर चेज नहीं करना चाहिए।
काफी वक्त स्टॉक ने काफी बार स्टॉक ने इनफैक्ट 1950 2000 के रेंज में जाकर बुल्स को ट्रैप किया है और जब तक मेरे हिसाब से 2000 का लेवल डिसाइसिवली निकलता नहीं है इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल बैंक्स में भी ओवररेटेड व्यू है बैंक निफ्टी में खास करके, तो मेरे हिसाब से कोटक बैंक को यहाँ पे स्किप किया जा सकता है। बलरामपुर चीनी डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, तो दो में से एक चुन लिया गया है, वो है बलरामपुर चीनी। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। टारगेट आप स्टॉप लॉस आपकी प्लेट आपकी स्क्रीन पर है। 380 का टारगेट और 350 का स्टॉप लॉस है। ये जो डाउन साइकिल था इसका पूरा काफ़ी हद तक नेगेटिव है, यानी कि टूटा है और उसके बाद ये ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी, और इसने एवरेजेस का सपोर्ट भी ले लिया जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल उस रेंज में से, उस पट्टी में से, उस टनल में से ये टूट के अब बाहर निकलने की कर रहा है तैयारी। इसलिए राहुल जी का रिकमेंडेशन है 380 के बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कोटक को हमने छोड़ दिया। आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले दो कैंडिडेट पे। एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL और दूसरा है सर आइशर मोटर। आइशर मोटर काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से चला है, 1% ऊपर है। राहुल जी इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लीजिए। या देखिए, जहाँ तक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर मेरे हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में सेटअप ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने मिला है। 15 सितंबर के बाद लगातार स्टॉक ने साइडवेज मूवमेंट दिया है और इस पूरे कंसोलिडेशन में खास बात ये थी कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज था वो स्टॉक ने एक बार भी ब्रीच नहीं किया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शॉर्ट्स पर प्रेशर जरूर बना है स्टॉक के अंदर और ये प्रेशर स्टॉक को एक तरह से नए लाइफ हाई पर ले जा सकता है। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 2750 तक के लेवल्स आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखने को मिल सकते हैं। 2540 के स्टॉप लॉस से 40 के लेवल से स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि ब्रेकआउट ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 4 सेशंस में। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के लेवल्स आपके स्क्रीन पे आ गए। 2750 का आपका टारगेट है, 2540 आपका स्टॉप लॉस है। ये शेयर काफ़ी बेहतर है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इस शेयर को देखेंगे ना तो आपको साफ पता लग जाएगा इसने अपने कभी भी 50 दिन के एवरेज को ब्रेक ही नहीं किया है। जो नीले कलर की लाइन आप प्राइस चार्ट के साथ साथ में देख पा रहे थे, ये वो 50 दिन की एवरेज है और जो पिंक कलर की लाइन है जहाँ पे मैंने भी मार्क कर रहा है, ये करीब 200 दिन की एवरेज है। तो 200 दिन की एवरेज कोसों दूर है, 50 दिन के एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा था। और ठीक बिल्कुल उल्टा चार्ट है बलरामपुर चीनी से। बलरामपुर चीनी स्लोपिंग डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड स्लोपिंग है और एक नया ब्रेकआउट हो रहा है क्योंकि प्रीवियस लेवल को कर रहा है एक बार। आप यहाँ पे देखेंगे एक नया ब्रेकआउट इसके अंदर आपको होता हुआ दिखेगा। 2750 आपका टारगेट। सर मंदी के शेयर आपके सामने रख रहा हूँ, तो एक बार जरा मंदी के शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर एक है चंबल फर्टिलाइजर और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। दोनों शेयर आज लाल निशान में है। चंबल फर्टिलाइजर के अंदर 2.5% का नुकसान है। ये खैर पिछले कई दिनों से टूट भी रहा था, बीच में रुक गया था, फिर से फॉलिंग इसका होना शुरू हो गया है। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, मंदी किस में ज़्यादा गंभीर है और किससे बाहर आना है या किससे पैसे बनाए जा सकते हैं शॉर्ट करके भी। जी देखिए, चंबल की जो मंदी है, जो वीकनेस का सेटअप है वो ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। मेरे हिसाब से 270 तक के लेवल्स नीचे में टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। 270 का बेस स्टॉक ने जून के महीने में बनाया था। आई थिंक वहां तक की डाउनसाइड यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज बोलूं तो पोल एंड फ्लैग, एक उल्टा पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन है जिसका फ्रेश वीकनेस मेरे हिसाब से 283 के नीचे आएगी। आज बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बना है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो क्लियरली आज के हाई के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए। 270 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि बहुत जल्द चंबल फर्टिलाइजर्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इस चार्ट के बारे में ऑलरेडी पहले भी बताया था। चंबल फर्टिलाइजर आप लेवल्स नोट करके रखिएगा 270। अगर आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में हमने आपको इस चार्ट के जरिए क्लियर कर दिया था कि ये पहले डबल टॉप बनाया हुआ चार्ट है, वहाँ से फॉल आया, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही सीवियर फॉल था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसका इसकी हर अटेम्प्ट इसकी 50 और 200 दिन के एवरेज से टकरा के फिर टूट जाती है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट भी इसकी गई और अब 200 दिन भी छोड़िए, अब तो 50 दिन को भी पार करना इसके लिए भारी हो रहा है। तो आप इस शेयर को इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर अभी वीकनेस है। जब तक एक कम से कम 340-350 की रेंज को पार नहीं करता कोई तरह का दम नहीं आएगा। अभी तो सर ने वैसे स्टॉप लॉस आपको 290 का 7 का दिया है, लेकिन फिर भी पोजिशनल कन्विक्शन लाने के लिए इस लेवल को पार करना ज़रूरी है। राहुल जी आप अपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए।
जी हाँ, जी देखिए आज एक ही रिकमेंडेशन रहेगा जो कि ऐसे हमने स्टॉक चुना है जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया है और जिसमें अभी भी जो एक हायर लो का सेटअप है वो इंटैक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रासिम इंडस्ट्रीज की। ग्रासिम में अगर हम थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके चार्ट देखें तो तकरीबन अप्रैल महीने से अभी तक एक बुलिश कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, जिसका ब्रेकआउट 1800 के ऊपर आता है। तो मुझे लगता है कि प्रीएम्प्टिव इस ब्रेकआउट को प्ले किया जा सकता है। मेरा ये मानना है अगर आप इसे पोजिशनल बेसिस पर रखें यानी कि महीने भर के व्यू से इसे अगर बाय करके चले तो आपको 1900 प्लस तक के लेवल्स यानी कि 1930 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ग्रासिम में। तो ग्रासिम को बाय कीजिए, 1628 का स्टॉप लॉस रहेगा और इन लेवल से मुझे लगता है 10 से 12% की अपसाइड आपको ग्रासिम में तकरीबन महीने भर के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, महीने भर के टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगी। हमने एक चार्ट भी इसके ड्रॉ किए हुए हैं, अगर आप वो भी देखेंगे तो क्लियरली आपको पता लग जाएगा ग्रासिम में काफ़ी दम है। क्यों? एक तो इसने अपना बेस बना लिया, 50 दिन के एवरेज को ब्रेक नहीं करता। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने पीले कलर की लाइन एज ए सपोर्ट लाइन के तौर पर ड्रॉ किया है। और दूसरा इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, थोड़ा हम हैं तो इसी रेंज के अंदर, जिसको हम कहते हैं अभी ये तैयारी कर रहा है ब्रेकआउट करने की, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि इसका बेस काफ़ी मजबूत है। तो इसलिए ग्रासिम पे ध्यान रखा जा सकता है। ग्रासिम के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और राहुल जी ने आज एक अच्छा काम और किया है कि एक ही सौदा दिया है। ज़्यादा ट्रेड रखने से आपका रिपोर्ट कार्ड और आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है, इसलिए कम सौदे कीजिए बट वो पक्के कीजिए। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 1930 उम्मीद करते हैं ग्रासिम के अंदर आपको जल्दी आता हुआ दिख जाएगा। ये कुछ एक वो ट्रेड है जो आज हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, आप सबने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम